क्लास 9th की फिजिक्स का ये है पहला चैप्टर। सो वेलकम टू द क्लास। आई एम योर एजुकेटर पर्ल बत्रा और यहाँ पे हम करने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 9th सिविक्स। तो ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम पहले सिविक्स करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे एंड देन उसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे। लेकिन आप में से मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स रीड करे हैं जिनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने तो यही सोचा था दैट आई विल कंटिन्यू दिस, पहले सिविक्स हिस्ट्री। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे पहले हिस्ट्री करना चाहिए और कौन सा चैप्टर करना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं पढ़ पाऊँ और उसी अकॉर्डिंग अपने सेशंस प्लान कर पाऊँ। तो अभी हम सबसे बेसिक से शुरू कर रहे हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 1, विच इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसके हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस के बीच में से ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 मार्कर कहाँ से बन सकता है। तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर जितना हो सके वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। बहुत ही छोटा सा सेशन रहने वाला है। सब लाइक कर देना। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, इसलिए मुझे प्लीज़ बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या चाहिए, मैं कैसे अपने सेशंस प्लान करूँ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज़ बेसिक, पर बेसिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ढंग से पढ़ो ना, क्योंकि बेसिक में ही जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हो तो मार्क्स कटते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इजी लैंग्वेज। तो आपको आंसर्स इस प्रकार से लिखने हैं कि आपके आंसर्स आउटस्टैंड कर पाए, एग्जामिनर पढ़ के कहे कि वाह क्या आंसर लिखे हैं इसने। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंटर इसमें अच्छा है या मेरी कही हुई कोई बात से आप आंसर अपना स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी की साइड में आप वो टॉपिक और वो सब लिख लेना। ओके, तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, विच इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर। जब भी डेमोक्रेसी पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन always start your answer with that Abraham Lincoln rightly said that democracy is indeed democracy for the people, by the people, of the people। अगर आप अपना आंसर किसी भी कोट से शुरू करते हो तो सच बेसिक क्वेश्चन विच इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जिसमें हर बच्चे को आंसर पता होगा और हर बच्चा मार्क्स लेकर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन इफ़ यू स्टार्ट योर आंसर कि डेमोक्रेसी एज अब्राहम लिंकन राइटली कोट, ऐसे करके थोड़ा सा फैंसी वे में अगर आप एसएसटी के आंसर्स लिखते हो तो जहां आपके फ्रेंड्स को 4 मार्क्स मिल रहे होंगे, 4.5 मिल रहे होंगे, वहां आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मेरी पहली एडवाइस है फॉर 9th एज वेल एज 10th की एसएसटी का आंसर लिखते वक्त आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि आप बेसिक आंसर लिख रहे हो। क्लास में कुछ एक ना एक कोट तो मैं अच्छा मार ही दूंगी, तो वो कोट आप अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिखो और आंसर लिख कर आओ। ओके, सो बहुत बेसिक, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स जो है वो लोग इलेक्ट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। यस, in democracy me and you both are equal, we have equal rights, equal freedom to do whatever we want। ठीक है, अलाउइंग सिटीजन्स टू हैव अ से इन हाउ दे आर गवर्नड। यस, हम लोगों को वोट देते हैं, इसीलिए वी हैव द राइट कि हम हमारे नेता क्या चुनना चाहते हैं। ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, फर्स्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आप अपना आंसर इसमें ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो दैट इंडिया आगे डैश डैश कौन सी डेमोक्रेसी आप बताना, ऐसे करके भी स्टार्ट हो सकता है आंसर। व्हाई डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी। यस, पीपल जो लीडर्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी जी इज अकाउंटेबल टू अस, हमने उन्हें इलेक्ट करा है, सो ही इज अकाउंटेबल टू अस। इंक्लूसिवनेस, डेमोक्रेसी में एवरीवन इज इंक्लूडेड, आप भी मैं भी, हम दोनों में जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं वी आर स्टिल इंक्लूसिव बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। सब मिलकर चलते हैं, अलाउज एवरी सिटीजन टू पार्टिसिपेट। यस, इट इज पार्टिसिपेटरी। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। यस, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम ही उन नेताज को इलेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर। ओके, क्योंकि हम उन्हें इलेक्ट करते हैं, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। यस, अगर मोदी जी हैं वो कुछ गलत करेंगे या कुछ भी लीगल बॉडी है वो गलत करेगी तो जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस करेगा, वी कॉमन पीपल विल पुट चेक्स एंड बैलेंसेस। तो बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर। कमिंग ऑन टू द फोर्थ थिंग, फ्रीडम एंड राइट्स। यस, हम सबके पास राइट है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एवरी राइट। ठीक है, फ्रीडम है, फ्रीडम टू डू वट एवर वी वॉन्ट। तो वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इंक्लूसिव। इसलिए सेल्फ करेक्शन,
मिस्टेक्स इन गवर्नेंस कैन बी करेक्टेड थ्रू पब्लिक डिबेट, डिस्कशन एंड इलेक्शंस। यस, इलेक्शंस सबसे बड़ा वे है सेल्फ करेक्शन का, और वो कैसे है? क्योंकि अगर मान लो हमने किसी नेता को चुना और वो नेता हमें अच्छा नहीं लगा, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे हम वो नेता चेंज कर सकते हैं। सो डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा टूल है ऑफ सेल्फ करेक्शन। ये पॉइंट्स लिख के आने हैं एग्जामिनर में, एग्जाम में पॉइंट्स में आंसर लिखना है। ये लाइन ऑब्वियसली आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में बनाओगे, बट ये पॉइंट्स ऐसे के ऐसे रहने चाहिए। थोड़ा सा क्रैम करना पड़े, बहुत थोड़ा सा, तो आप कर लेना, और आंसर की स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द 4 मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज डिफाइंड इन द चैप्टर? तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, पर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 4 फीचर्स जो कि आपके चैप्टर में बताए हैं। इट्स बेटर कि आप जो एनसीईआरटी में 4 फीचर्स हैं आप अपने एग्जाम में भी वही लिख कर आओ, इसीलिए सिर्फ इस चैप्टर के 4 फीचर्स की बात हुई है। ओके, फोर्थ, सबसे पहले रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, बिल्कुल, इसमें कुछ समझाने की नीड नहीं है, हम ही थ्रू इलेक्शंस हमारे रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। यस, फ्री एंड फेयर कैसे होते हैं? जो भी 18 ईयर से अबव है वो इलेक्शन जाके कास्ट कर सकता है, जैसा भी हो, कहीं भी रहता हो, जैसा भी दिखता हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, सबके पास एक इक्वल राइट्स हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यस, दिस इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यस, हर एक इंसान की एक वोट की एक वैल्यू है। जितना मेरा वोट की वैल्यू है उतनी ही हर 18 साल से ऊपर के इंसान की वोट की वैल्यू है। ये डेमोक्रेसी की बहुत ही बेसिक फिलॉसफी है। गवर्नमेंट इज बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। हाँ, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो मन करेगा, पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो आके कुछ भी नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट इज बाउंड बाय लॉ, बिकॉज हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ता है। सो दीज आर द 4 मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन आपको ये लिख कर आने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाई इज पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ नॉट कंसीडर्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी? यस, तो पाकिस्तान का जो केस है आपकी फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर बार उस पर क्वेश्चन बनता है। ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। इसमें चाइना के बारे में भी बात आ सकता है 1 मार्कर में, मेक्सिको के बारे में भी आ सकता है, मेक्सिको के बारे में भी आ सकता है, चाइना और मेक्सिको, जिम्बाब्वे के बारे में भी आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में कवर करा है, तो सिर्फ इसमें मैं क्वेश्चन पाकिस्तान पे बना के लाई हूँ। बट आप लोगों को चाइना का 1 पार्टी रूल, विच इज कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ रूल करती थी, और मेक्सिको में भी जो रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो कैसे और पार्टीज को आगे आने ही नहीं देती थी, इसके बारे में भी पढ़ना है, बिकॉज इट कैन कम इन 1 मार्क। ओके, तो इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन भी आ सकता है। हर क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो, पर एक बात याद रखना बेटा, आंसर हमेशा सेम ही होता है, जो आपने पढ़ा है वही वो पूछते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज ऐसे घुमा के पूछते हैं ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पर कभी ऐसा नहीं होता। इसमें वो क्या ट्विस्ट करेगा, वो कहेगा इंडिया एंड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाज सो डिफरेंट, एक्सप्लेन हाउ। तो आपसे वही पूछ रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में परवेज जी ने बड़ा भूचाल मचा दिया था। बस नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आएगा बहुत ही। तो मिलिट्री रूल ओवर सिविलियन गवर्नमेंट। यस, पाकिस्तान में उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री रूल लगा दिया था। अभी रिसेंटली 2021 में म्यांमार में भी मिलिट्री कूप लगा था। तो जनरल परवेज मुशर्रफ केम टू अ पावर थ्रू अ मिलिट्री कूप। यस, एक और मिलिट्री कूप का कभी आपको पूछे तो मैं बताती हूँ, म्यांमार में भी लगा था मिलिट्री कूप, रिसेंटली लगा था 2021 में, मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। अब अगर पाकिस्तान पे क्वेश्चन आता है और एक्स्ट्रा नंबर चाहिए हैं तो 1999 ये पॉइंट, ईयर नहीं भूलना है, रेफरेंडम ये टर्म नहीं भूलनी है, उसके बाद भी 2002 वाला ईयर आता है ये भी नहीं भूलना है। आंसर हर कोई सेम लिख कर आने वाला है। आप अपने आंसर को अच्छा सिर्फ इन ईयर्स के थ्रू, अच्छे टर्म के थ्रू कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। ये मिलिट्री रूल की जगह मिलिट्री कूप वर्ड यूज करोगे तो अपने आप एग्जामिनर नंबर देगा। और कंजूसी मत करना, ब्लैक पेन लेके जाना और हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ केम टू पावर थ्रू अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999, ओवरथ्रोइंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। यस, परवेज मुशर्रफ जी बोले मैं तो अपनी चलाऊंगा, उन्होंने करा मिलिट्री कूप विच वाज लीड बाय अ मिलिट्री, डेमोक्रेसी खत्म, मुशर्रफ जी डिक्टेटर बनकर रह गए। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज डिक्टेटरशिप, तो किसका एग्जाम्पल दोगे डिक्टेटरशिप में? पाकिस्तान का। वेरी सिंपल,
रेफरेंडम विद मैल प्रैक्टिसेस, रेफरेंडम क्या होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। रेफरेंडम वैसे तो अब कहते हैं रेफरेंडम इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पर इन्होंने तो इसको डेमोक्रेसी के खिलाफ यूज कर लिया। वैसे रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोग वोट देते हैं येस और नो में। ओके, इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम टू एक्सटेंड हिज रूल बाय 5 years। उन्होंने खुद के लिए रेफरेंडम रचाया कि मेरा रूल तो भाई 5 साल के लिए आगे बढ़ गया है। इट वॉज वाइडली क्रिटिसाइज, यस क्रिटिसाइज तो हो ही गई, मिलिट्री रूल है तो क्रिटिसाइज होना ही है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इस पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, कैसे भी आपको पूछ सकते हैं, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। इन 2002 मुशर्रफ इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस गेव हिम द पावर टू। तो अभी रिसेंटली हमने एक क्विज किया था 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट का, उसमें मैंने आपको डिटेल में अमेंडमेंट का मतलब समझाया था। जिसने वो क्विज नहीं करा है प्लीज जाके करो, वहां से आपको अमेंडमेंट का डिटेल मीनिंग पता लग जाएगा। और यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको पता था या नहीं, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या करा उन्होंने, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर दिया, और जो भी चीजें बनेंगी, कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, यस जो भी नॉर्मल लोग करेंगे, विच इट वाज डोमिनेटेड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये जो बात है ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने करी थी। उन्होंने कहा था जो भी इलेक्शंस होंगे दैट विल बी अंडर मिलिट्री सुपरविजन। मिलिट्री कूप का मतलब ही यही है कि मिलिट्री डोमिनेट करने लग गई थी। While Pakistan had elections and elected representatives, their final decision-making power rested with General Musharraf and military officers who were not elected by the people। यानी कि डेमोक्रेसी का बेसिक फंडा, मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों का शासन होता है, वो यहाँ बिल्कुल खत्म कर दिया था। कौन आ गए थे, परवेज मुशर्रफ जी आ गए थे। वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यस वेरी बेसिक, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ही यही है कि हम लोगों का रूल हो, पीपल हमारे थ्रू जनता जो नेता हैं वो इलेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल खत्म हो गया था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड लिमिटेड पावर, इट मेड इट अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्योंकि द मिलिट्री वॉज देयर। वेरी इजी क्वेश्चन, हमेशा आ सकता है, पूरे चांस हैं। जैसे भी घुमा के आए, डिक्टेटरशिप के बारे में बोले 1 पार्टी रूल के बारे में बोले, चाइना पाकिस्तान ऐसे केसेस को कोट करना है तभी 5 में से 5 नंबर लोगे, वरना बाकी लोगों की तरह 4 ले लोगे। ईयर नहीं भूलने हैं, अमेंडमेंट वाला कीवर्ड नहीं भूलना है, लीगल डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये सब वर्ड्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल खत्म होने वाला है। 4th क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote 1 value signify and how has it been violated in some instances। इस पे कभी कभी 5 मार्कर आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट आंसर आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। मैं एग्जामिनर होती तो डेफिनेटली इसको 5 मार्क्स में लेकर आती, क्योंकि बच्चे इसको इतना प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया है अभी ही कि 1 person 1 vote 1 value इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आपके और मेरे वोट की वैल्यू इक्वल है, हमारा वोट इज इक्वल। इसमें वो क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल सिग्निफाइज पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे हुई, क्योंकि आपके और मेरे दोनों की वोट की वैल्यू इक्वल है। वेयर एवरी एडल्ट सिटीजन 18 से अबव हैज एन इक्वल राइट टू वोट एंड एवरी वोट होल्ड्स द सेम वैल्यू, हाउएवर इट हैज बीन वायलेटेड, ठीक है। इट हैज बीन वायलेटेड, अब वायलेट कैसे हुआ है उसमें आपको ये 3 एग्जाम्पल लेके आने हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में विमेन को राइट नहीं मिला था 2015 तक वोट करने का, बड़ा पिछड़ा हुआ देश है। एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर द रशियन माइनॉरिटी टू वोट, यहाँ पे माइनॉरिटी के राइट्स को हार्म करा है। तो फिर फिजी में क्या हो रहा था, फिजी में था कि इलेक्टोरल सिस्टम को जो थे उनमें वहां पे इंडिजिनस फिजियंस को ज्यादा वेटेज मिल रही थी। इसका मतलब यहाँ पे 1 vote 1 value तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इंडिजिनस जो वहां के नेटिव थे उनके वोट को ज्यादा वैल्यू थी। तो ये था पाकिस्तान का केस, हमने पहले पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1 vote 1 value का केस। इस पे बिगर क्वेश्चन आ सकता है एंड शॉर्टर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। कमिंग ऑन टू द बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन विच आर व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वाह भाई, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पे भी क्वेश्चन बनता है, वेरी गुड। mentioned in the chapter, specifically talking about the chapter, how does the chapter addresses them। yes, इस चैप्टर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी और क्या उसको एड्रेस कैसे किया गया है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम आते हैं इस पे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट लीड्स टू द इनस्टेबिलिटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप।
यस, बहुत बार लीडरशिप चेंज होती है इंडिया में 2000 के बाद से, मतलब 2004 के बाद से मैं कहूँगी, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उससे पहले मनमोहन सिंह थे, तब तक कुछ भी इंस्टेबिलिटी नहीं थी लीडरशिप में। लेकिन उससे पहले की आप बात करो तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो पहले कुछ दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, फिर सरकार गिरी, फिर वो वापस प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसीलिए लीडरशिप में इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में नहीं हुआ, तो हो सकता है आप लोग इतना रिलेट ना कर पाओ इस एग्जाम्पल से। ये क्वेश्चन आता है तो गिव एग्जाम्पल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग इज डिले बिकॉज ऑफ कंसल्टेशन। यस, डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, जो कैबिनेट होगा, बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के सॉल्यूशन निकालते हैं चीज़ों का। लोकसभा, राज्यसभा, इन हाउसेस से चीज़ें पास होती हैं, इसलिए बहुत टाइम लगता है। तो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा डिले करती है चीज़ें। इलेक्टेड लीडर्स में लैक नॉलेज एंड मेक पुअर लीडर्स, ये तो इंडिया में होता ही है यार। इलेक्टेड लीडर्स, हमें नहीं पता है, मोस्ट लीडर्स जो अभी इंडिया में है वो इतने ज़्यादा एडुकेटेड नहीं हैं। आप देखोगे आपको बहुत सारे लीडर्स ऐसे मिलेंगे जो इतने एडुकेटेड नहीं हैं, और इससे पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, बिकॉज पॉलिटिक्स में आना आजकल मनी का खेल रह गया है, इसीलिए। तो ये इसका डीमेरिट है। करप्शन हो सकता है भर भर के। आम आदमी पार्टी आपको पता हो तो वो तो बनी ही करप्शन के ऊपर थी। ऑर्डिनरी पीपल में नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। यस, ऑर्डिनरी लोग हैं जैसे कि मैं और आप, हमें नहीं पता लगता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो हमारे नेता लोग करते हैं हम उन्हें मान लेते हैं, क्योंकि अगली बार मौका कब मिलेगा उन्हें इलेक्ट करने का? 5 साल बाद। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है? चैप्टर क्या कहते हैं इसको कैसे डील किया जाए? चैप्टर बोलता है लेकिन डेमोक्रेसी से तो अकाउंटेबिलिटी आती है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस बनती है। तो बच्चा क्या बात है ना कि माइनस और प्लस हर चीज में होता है। अब ये पॉइंट कह रहा है इंस्टेबिलिटी आती है, लेकिन चैप्टर क्या कहता है? क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, इसीलिए पीपल आर अकाउंटेबल, वी हैव रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डिले इन डिसीजन मेकिंग आर कंपेंसेटेड बाय बेटर वेल थ्रू आउट पॉलिसीज। अब चैप्टर तो ये कह रहा है कि अगर मान लो पॉलिसी में डिले हो भी रहा है, लेकिन डिसीजन देखो कितने अच्छे बनते हैं। तो अगर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो थोड़ा वेट कर ही लेते हैं। अब आप भी बैठ के पढ़ लेना, क्या पता अच्छे नंबर आ जाए। तो अभी आप पढ़ोगे ना अपने नंबरों के लिए, तो डिले होगा, लेकिन पढ़ना ताकि अच्छे नंबर आए। तो ये सेम बात है, कंपेंसेट हो जाएगा। करप्शन एंड पुअर डिसीजन आर नॉट यूनिक टू डेमोक्रेसी एंड अकर इन अदर सिस्टम्स टू। अब वो कहता है कि अगर मोनार्की है, मिलिट्री रूल है, करप्शन तो वहां पे भी है, तो सिर्फ डेमोक्रेसी की बात क्यों कर रहे हो? फिफ्थ में आता है डेमोक्रेसी अलाउज मिस्टेक्स टू बी करेक्टेड थ्रू पब्लिक डिस्कशन एंड इलेक्शंस। यहाँ पे क्या कहता है कि पब्लिक डिस्कशन होता है, क्योंकि लोग ही उन नेताओं को इलेक्ट करते हैं, कैबिनेट बड़ा है, सब डिस्कशन करते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट हो सकती हैं, मिस्टेक्स बाद में रिपीटेड नहीं होंगी, क्योंकि हम अपने नेता दूसरा चूज कर लेंगे। आज अगर हमें इस गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो हम दूसरी गवर्नमेंट ले आएंगे। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। हमने सिविक्स से शुरू करा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं पहले सिविक्स करवाऊँ, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, आपको लगता है कि हिस्ट्री के कोई चैप्टर में या किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, मुझे पहले वो लेकर आना चाहिए, तो मैं मिक्स कर दूंगी सिविक्स हिस्ट्री ऐसे। तो अभी हम इस क्लास को खत्म करते हैं। प्लीज सेशन को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो मुझे बताना। आई विल ब्रिंग अ सेशन ऑन दैट। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय।